हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 4.6 के बारे में। ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से एक 8 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, जिसमें हम किसी समीकरण का आव्यूह की सहायता से मान ज्ञात करते हैं। बच्चों मैं बता रहा हूँ, इस समीकरण को, इस चैप्टर, इस मतलब एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे सरल तरीके से आपको ये बताऊंगा, बहुत आसान चीज़ है बच्चों, और 8 नंबर का आता है। तो प्लीज़ बच्चों, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर प्लीज़ आप 8 नंबर मत गवाइएगा बच्चों। यहाँ पर अगर आप इसको देख लेते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो बहुत यूजफुल है बच्चों। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो बच्चों, हम सबसे पहले आपको इसमें कुछ चीज़ें पढ़ानी होगी कि जैसे जो समीकरण होता है उसको आव्यूह में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्या बोला है क्वेश्चन में हमें उससे मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन का हमें समीकरण से मतलब है। तो एक समीकरण x + 2y = 2 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 3। ऐसे ही बच्चों 3 समीकरण भी दिए हुए होते हैं। तो मान लीजिए ऐसे हमारे पास समीकरण है। तो पहले हमें क्या सीखना है सर? पहले हमें सीखना है कि इस जो समीकरण, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर दो दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम आव्यूह में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, यहां पे सबसे पहले हम एक आव्यूह मानते हैं a। एक आव्यूह क्या मानते हैं? एक आव्यूह यहां पर हम a मान लेते हैं। अब जो आव्यूह हम a माने हैं, अगर हमारे पास 2 समीकरण, ध्यान दीजिए, अगर हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं तो हम 2 × 2 का, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला एक वर्ग आव्यूह मानते हैं। अगर हमें 3 समीकरण दिए हुए हैं तो हम 3 × 3 का एक आव्यूह मानते हैं। तो यहाँ पे कितने समीकरण हैं सर? 2। तो हम 2 × 2 का एक स्तंभ आव्यूह मान लेते हैं। तो हमने मान लिया। अब देखिए इसमें जो उसके अवयव है वो कैसे लिखे। तो हम सबसे पहले जाएंगे पहले समीकरण के, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। हम जाएंगे पहले समीकरण की ओर। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप पहला समीकरण मानेंगे वो सारे प्रश्न के लिए आपके लिए पहले समीकरण बन जाएंगे, और जिसको आप दूसरा मानेंगे वो सारे के लिए आपके दूसरे बन जाएंगे। हम इसको ऊपर नीचे कर दिए सर। हम इसको पहला समीकरण, ऊपर नीचे मत करिएगा, झूठ का आप कंफ्यूज होंगे। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब सर इसमें अवयव कैसे भरें? तो देखिए, जो एक पहला समीकरण है उसको पहली पंक्ति में लिखेंगे। पहले समीकरण का पहला अवयव पहली पंक्ति पहली स्तंभ में, दूसरे समीकरण का दूसरा अवयव दूसरे समीकरण के पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में। तो क्या सर अवयव को लिखते हैं? नहीं, जो इस x चर का गुणांक है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है सर? 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे y का गुणांक क्या है? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे सर x का गुणांक क्या है? 2। अब दूसरे समीकरण को दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। यहाँ पर x का गुणांक क्या है सर? 2, तो इसको भी लिख देंगे 2। और यहाँ पे y के गुणांक क्या है? 3, तो इसको लिख देंगे 3। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई होंगी, बस इनके गुणांक को उठा के यहाँ रख देना है। ठीक है, अभी मैं तीन समीकरण वाले प्रश्नों को भी हल करवाऊंगा, तो यहाँ पे चिंता मत कीजिएगा, पहले 2 वाला समझते चलिए। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर हमें एक दूसरा पद मानना रहता है बच्चों। दूसरा एक आव्यूह मानना रहता है x, और इस x को हम एक स्तंभ आव्यूह मानते हैं। और इसमें क्या रखेंगे? जो वैल्यू जिसका मान हमें ज्ञात करना रहता है। जैसे यहाँ पे हमें ज्ञात करना है सर x और y ज्ञात करना है, 2 हमें मान ज्ञात करने हैं, यानी समीकरण का मान निकालने का मतलब क्या होता है? x और y का मान निकालना। तो यहाँ पे हम x और y लिख लेंगे एक आव्यूह x मानकर। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। और इसमें एक और हम तीसरा आव्यूह मानते हैं, जो भी एक स्तंभ आव्यूह होता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं सर? तो इसमें जो मान जिस बराबर दिया हुआ है 2, 3, इसको रख देंगे। तो पहला जो समीकरण था उसका पहली पंक्ति में, और दूसरा जो समीकरण था उसको दूसरी पंक्ति में। बस यही करना रहता है। पूरे समीकरण को कैसे आव्यूह में चेंज करते हैं, पहले इसको आप लोग देख लीजिए। समीकरण को सर आव्यूह में चेंज करने का तरीका यह है कि समीकरण को पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मान लेते हैं। पहले समीकरण में जो x चर है उसके गुणांक और जो y चर है उसके गुणांक को पहली पंक्ति में, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक और y का गुणांक है उसे दूसरी पंक्ति में। ठीक है सर, अगर हमें 2 समीकरण दिए हुए तो 2 × 2 का आव्यूह मानते हैं, और अगर 3 समीकरण दिया हुआ है तो 3 × 3 का आव्यूह मानते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब सर हमें जिनका मान ज्ञात करना है, जिस समीकरण का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब सर चर का मान ज्ञात करना है। तो हम एक समीकरण x मानते हैं जो स्तंभ आव्यूह होता है, जिसके पहली पंक्ति में हम x को लिखते हैं और दूसरे पंक्ति में हम y को लिखते हैं। अगर z रहेगा तो z कहाँ पे आ जाएगा सर? तीसरे पंक्ति में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सर पहले अब हम एक आव्यूह और b मानते हैं, जिसमें पहले समीकरण के मान को पहली पंक्ति में और दूसरे समीकरण का जो मान है, जो c की वैल्यू होती है, उसे दूसरी पंक्ति में रखते हैं। यहां तक सर चीजें समझ में आ गई।
ठीक है। अब अगर यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला होता है, पहले इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से हमें क्या एक्स वाई का मान ज्ञात करना रहता है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। घबराइएगा मत, जब सॉल्व करके बताऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। पहले लिख लीजिएगा, ये सारी चीज़ आपको नोट करने के लिए कॉपी में बता रहा हूँ कि अगर बच्चे नोट्स बनाते हैं तो स्टार्टिंग में अपना नोट्स ये बना लेंगे। फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या क्या है, कैसे कैसे हो रही है। तो आप लिखे रहेंगे तो उसको देखेंगे तो रिवाइज हो जाता है। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये था हमें x का यानी कि समीकरण को हल करना। ठीक है सर, ये चीजें थी। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें एक्सरसाइज को, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हमसे पूछता है कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण असंगत है। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा समीकरण संगत होगा और कौन सा समीकरण असंगत होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो देखिए, जो आव्यूह हम ए माने थे, जो कि हम किससे बनाए थे, इस समीकरण से बनाए थे। तो इस आव्यूह ए का अगर हम सारणी ए निकालें, सारणी का मान अगर इसके सारणी का मान 0 के बराबर हो जाए, यदि इसके सारणी का मान, देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यदि इसके सारणी का मान 0 के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसके एडजेसेंट का मान निकालते हैं, यानी कि सहखंडज का ए डी जे ऑफ ए। और यदि सहखंडज का मान जो हम निकालते हैं और यह शून्य आव्यूह नहीं आता है, 0 लिख देता हूं, इसको 0 से ओ से डिनोट करते हैं, और यदि ये शून्य आव्यूह आ जाता है तब तो ठीक है। अगर ये शून्य आव्यूह आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है, पहले अगर शून्य आव्यूह आ जाता है तो ठीक है, अगर शून्य आव्यूह आ जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा सर, तो अगर ये शून्य आव्यूह आता है तो इस स्थिति में असंगत होता है। सॉरी, अगर शून्य आव्यूह आता है तो इसका जो समीकरण होता है ये संगत या असंगत दोनों में से कोई भी हो सकता है। संगत या असंगत दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ए डी जे का मान कब ये करेंगे, एडिसेंट का मान कब निकालेंगे, जब ए जो उसके सारणी की वैल्यू है वो 0 आ जाए। अगर एडिसेंट का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो जो समीकरण होता है वो असंगत होता है, जो समीकरण होता है वो असंगत होता है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसमें कोई हल नहीं होता और इसमें अनंत हल होते हैं, लेकिन इसमें आपसे हल नहीं पूछता है, इसमें आपसे पूछता है संगत है या असंगत है। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो गया, केस 1 हो गया। केस 1 हो गया जिस केस में क्या होगा कि जो सारणी का मान है 0 नहीं आए, 0 आ जाए। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है, केस 2, जिसमें जो सारणी है इसका मान जो 0 के बराबर न हो। तो अगर सारणी का मान 0 का बराबर नहीं हो तो क्या होता है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय समीकरण अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर हो तो समीकरण व्युत्क्रमणीय होता है। और यहां ए इनवर्स संभव नहीं होता, ए इनवर्स संभव नहीं है। अगर वो 0 के बराबर आता है तो संभव नहीं है इनवर्स, लेकिन यहां ए इनवर्स संभव होता है। अतः समीकरण संगत होता है। आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी कब संगत होगा कब असंगत होगा, कब संगत होगा कब असंगत होगा। संगत कब होगा सब, संगत के लिए तो बहुत आसान है कि हम सारणी के जो आव्यूह हम निकाले हैं, यहाँ पे समीकरण से जो आव्यूह ये बनाए हैं इसका हम सारणी निकाल देते हैं। और अगर इसका सारणी 0 के बराबर नहीं आता है तो जो समीकरण होगा वो संगत होगा। जो समीकरण क्या होगा, वो संगत होगा। समीकरण व्युत्क्रमणीय होगा, अतः उसका हमें ए इनवर्स निकालना संभव होगा, तो अतः समीकरण क्या है, संगत है। लेकिन इसको ये लिखने का तरीका है पेपर में। और लेकिन अगर सारणी का मान 0 आ गया तब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना रहता है, हम उसका सहखंडज निकालते हैं। और सहखंडज निकालने पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो सहखंडज का मान शून्य आव्यूह आ जाए, मतलब 0 आ जाए, या सहखंडज का मान शून्य आव्यूह न आए। अगर शून्य आव्यूह आता है तो जो समीकरण होता है वो संगत भी हो सकता है या असंगत भी, लेकिन अगर शून्य आ जाता है तो समीकरण असंगत होता है। तो ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि 1 से 7 तक के प्रश्न है तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है। पूछा जाता है समीकरण का मान निकालना जो हम इसकी सहायता से निकालते हैं, समीकरण का मान निकालना जो हम इसकी सहायता से निकालते हैं। तो चलिए ध्यान दे दीजिएगा बच्चों। अरे यार रुक जाइए, पहला क्वेश्चन तो यही था ना। चलिए लिख देता हूँ इसको, इसी को हल भी करना है ना हम लोगों को। क्या बोल रहा है, x प्लस, क्योंकि फिर हमें बार बार वही क्वेश्चन बार बार लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, फिर 2x + 3y
क्योंकि इसका आधा लिखा भी हुआ है, काम हो जाएगा सस्ते में। इंक हमारा कम खर्च होगा, आपका तो भाई इंक से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों सर, हमारे पास पेन नहीं है क्या? हम पेन का इंक नहीं बर्बाद करते हैं क्या? चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक दिए गए निकायों के संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। मतलब बताइए कि क्या ये समीकरण संगत है कि असंगत है। इन सारी चीज़ों को रिलेज कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसमें हमें बताना है कि समीकरण जो है वो संगत है कि असंगत है। कैसे बताएंगे सर, संगत है कि असंगत है? तो देखिए, संगत असंगत बताने के लिए हमें एक प्रोसेस लगाना पड़ेगा, और वो प्रोसेस क्या है कि पहले हमें इसका सारणी का मान ज्ञात करना है। चलिए सारणी का मान ज्ञात कर लेते हैं। सारणी का सर हम अगर मान ज्ञात करेंगे तो सर 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो -4 इक्वल टू -1, -4 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सारणी का मान आ गया, जो आव्यूह का सारणी का मान, वो 0 के बराबर नहीं है। तो अतः यहाँ पे क्या होगा, संगत हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः आगे सॉल्व करेंगे, इसमें जरूरत नहीं है। अतः समीकरण व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, अतः संगत है, अतः यह संगत है। ठीक है, अतः यह क्या है, संगत है। तो संगत वाले में बस यही ए का मान निकालना था। अगर 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणीय नहीं है, अतः समीकरण व्युत्क्रमणीय नहीं है, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अतः समीकरण क्या है, अतः जो समीकरण है वो संगत है। अतः समीकरण जो है, अतः दिया गया समीकरण संगत है। अतः यह समीकरण, अतः यह संगत है। सॉरी, यहाँ समीकरण लिखिएगा, अतः यह समीकरण क्या है, अतः यह समीकरण संगत है। अब जल्दी से इसको आप देखिएगा, तो मैं एक असंगत वाला भी करा देता हूँ, जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें, जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बैठ गया है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है। चलिए, तो हम एक तीसरा वाला कर लेते हैं, क्योंकि तीसरा वाला असंगत है। तो ये चीज़ आपको दिख गई। अब असंगत वाला कैसे करना है सर, असंगत वाला कैसे करना है? तो असंगत वाला भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम इरेज करेंगे इसको, यहाँ से हम इरेज करेंगे इसको, क्योंकि एक्स वाई तो दोनों में सेम ही रहेगा। और इसको कर दीजिए क्वेश्चन नंबर बस 3। इतना इंक बचा के सर आप कहाँ जाएंगे? इतना इंक बचा के सर आप करोड़पति बन जाएंगे? मैंने कब कहा भाई, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। देखिए, तो 2 क्या दिया हुआ है, x + 3y इक्वल टू में 5, 2x + 6y इक्वल टू में 8, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब अगर चीज़ों को ध्यान से देखा जाए, अब अगर चीज़ों को बच्चों ध्यान से देखा जाए, तो इसका गुणांक क्या है सर 1, इसका गुणांक क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका गुणांक क्या है सर 2, और इसका गुणांक क्या है 6, तो ये हो गया। अब ये क्या है सर 5 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए सर जी 5, और दूसरा वाला का 8, तो 8 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हम पता लगाना है कि जो समीकरण दिए हुए हैं ये संगत है कि असंगत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, पहले तो हमें जो हम पहली आव्यूह ए निकाले थे, इसका हमें सारणी निकालना पड़ेगा। तो सारणी निकाल लेते हैं। 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, 0। अरे सर, ये तो ए तो 0 के बराबर आ गया, सारणी का मान तो 0 के बराबर आ गया। तो हमने क्या बताया कि जब सारणी का मान 0 के बराबर आएगा तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एडजेसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे आइए एडजेसेंट निकाल लेते हैं। एडीजे ए का एडजेसेंट निकालते हैं, यानी कि सहखंडज निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम सहखंडज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा सर 6 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कटेगा सर -2 हो जाएगा। अब 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 का निकालेंगे तो 3 और -3 हो जाएगा। देख ले एक बार, हाँ 3। और 6 का निकालेंगे सर, तो 6 का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या है, ये देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए एडजेसेंट ऑफ ए है ये 0 के बराबर नहीं है। अब ये क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण असंगत है। अगर 0 के बराबर हो जाता तब क्या होता, तब सर जब 0 के बराबर हो जाता तो क्या होता, समीकरण संगत या असंगत दोनों होता।
संगत समीकरण भी संगत भी हो सकता था और असंगत भी हो सकता था, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं आता, क्या है, असंगत है। आपको सारे केस यही मिलेंगे जो 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक संगत बताने का और ये असंगत बताने का। ये बहुत छोटा प्रश्न था, तो एग्जामिनर बेवकूफ तो है नहीं कि ये प्रश्न पूछेगा आपसे 8 नंबर में, लेकिन ये प्रश्न पूछ सकता है 1-2 नंबर में। अब 8 नंबर वाले प्रश्न कौन से हैं सर? तो पहले 8 नंबर वाले का हम एक छोटा सा देखेंगे। 8 नंबर वाले का एक छोटा सा देखेंगे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं, एक छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद से हम आगे से देखेंगे बड़ा बड़ा, यानी कि थर्ड वाला। देखिए बहुत ईजी होता है, मैं बड़ा कह रहा हूँ, बड़ा कहने का मतलब जो ब्लैक बोर्ड छेकेगा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न हार्ड होता है, बहुत छोटा होता है। 7 वाला देखिए 5x + 2y = 4 समीकरण 1 ले लीजिए, और दूसरा है सर 7x + 3y = 5, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। अब इसमें एक मान कैसे निकालते हैं सर जी? 5 2 है तो सर जी यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, सर जी 7 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब यहाँ पे 4 5 है तो सर यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 5। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था सर x = A 1b। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें A 1 ज्ञात करना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। तो चलिए इस A 1 ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हाँ सर पीछे हमने पढ़ा था। तो सर A 1 ज्ञात करने के लिए पहले हमें सारणी A का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो ज्ञात कर लीजिए। A का मान सर जी हो जाएगा 15 14 = 1। अब यहाँ पे हमें संगत नहीं बताना है, बस हमें A का मान ज्ञात करना था, और उसके बाद सब हमें एडजेसेंट ज्ञात करना है, क्योंकि हमें A 1 निकालना है यहाँ पे। और A 1 का फॉर्मूला क्या होता है सर? A 1 होता है 1/, सारणी गुणे एडजेसेंट ऑफ या सखंडज A का सखंडज। तो अब सखंडज अगर हम निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सर? कट के हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर अगर सर 2 लेंगे तो 2 कट के हो जाएगा सर -7, और उसके पंक्ति को स्तंभ बदल देते हैं। और सर अगर 7 का निकालेंगे तो सर 2 और 2 हो जाएगा -2 में, और 3 का निकालेंगे तो सर 5 और 5 हो जाएगा प्लस में। तो अगर सर हम A 1 की अगर आपसे यहाँ से बात करें तो सर A 1 का मान आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1/1 कोई मतलब ही नहीं है, और ये हो जाएगा सर आपका 3 -2 -7 और 5। ये तो प्रोसेस हो गया। ये तो हमें इसलिए निकालना जरूरी था क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें A 1 निकालना था। A 1 निकालना था क्योंकि हम सारणी का मान ज्ञात करना है। तो ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब सारणी x = हम लिखेंगे तो x सारणी क्या है सर जी? x आव्यूह है x/y, तो x की जगह क्या लिख लेंगे? x का आव्यूह। अब A 1 कितना आया है सर जी? ये आया है, इसको लिख लीजिए सर जी, आया है 3 -7 -2 और 5। ठीक है, अब फिर क्या b लिखना है तो b की जगह सर ये लिख लीजिए। बस गुणा भाग ही करना है बच्चों, बस A 1 निकालने तक ही आपको हो सकता है लगे थोड़ा सा हार्ड कि A 1 निकालना है थोड़ा सा हार्ड हो, लेकिन है प्रश्न बहुत ही ईजी। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x/y = मल्टीप्लीकेशन कीजिए। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं सर? मल्टीप्लीकेशन करते हैं पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में। तो पंक्ति का स्तंभ में करेंगे सर जी 12 और 10, सर जी यहाँ पे 2 आ जाएगा। 12 और 10, 12 - 10 क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि यह 12 है, और -2 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 12 - 10 क्या हो जाएगा? 2। अब 7 दूना 7 चौके 28, सर 7 चौके -28 हो जाएगा, 50 25, और -28 + 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी? -3। अब अगर आपको पता है, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर 2 आव्यूह आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्या होते हैं? 2 आव्यूह अगर आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनके समान अवयव, एक ही स्थान वाले जो अवयव होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे x = क्या आ जाएगा? 2, और y = क्या आ जाएगा? -3। ये आपने यहाँ पे समीकरण को हल कर लिया। समीकरण को हल कर लिया यानी कि x y का मान ज्ञात कर लिया, यही आपका आंसर हो गया। क्या प्रश्न बहुत ही हार्ड है? नहीं सर, बहुत ही हार्ड नहीं है। इस चैप्टर में आप जितने भी प्रश्न देखेंगे सारे प्रश्न आपको ऐसे ही करने हैं, प्रश्न को हल करने हैं। अब मैं आपको इसमें से एक और बताऊंगा 3 × 3 आव्यूह वाला, उसके बाद सारे प्रश्न आप करेंगे क्योंकि सब में x y का मान ही बस निकालना है, तरीका सेम रहेगा। तो चलिए सर एक आप बता दीजिए 3 × 3 वाला। 3 × 3 वाला भी करना सेम टू सेम बच्चों इसी की तरह है। चलिए तो मैं आपको एक 14 वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। 14 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेम टू सेम आपको दिखाई देगा, 3 वाला क्वेश्चन है। चलिए इरेज कर दूँ? यस सर कर दीजिए, आपको लिखना होगा तो आप लिख चुके होंगे। इस बार तो सर आपको मिटाना ही पड़ा, हाँ इसलिए मिटाना पड़ा क्योंकि ये 3rd वाला है ना,
3 समीकरण इसमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे थे सर जी? 14 आप करने के लिए कह रहे थे। तो 14 में दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू में 7। दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू में -5। सर तीसरा दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू में 12। 3 समीकरण जब दिए होंगे तो हमें 3 तत्वों के मान भी ज्ञात करने होंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख के आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे हमें x y z तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो क्या इसके लिए सर कोई दूसरा प्रोसेस बनेगा? नहीं, यही प्रोसेस। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 ले लीजिए। अब क्या करना है सर? अब वो जो चीज़ें आप करते थे, a का मान निकालिए, a के अवयव मान लीजिए, उसका मान निकाल लिए। सर क्या इसमें कुछ अलग करना है? नहीं, इसमें बस अलग ये करना है कि मैंने आपको बताया था जब 3 समीकरण आपके पास होंगे तो आपको 3 गुणे 3 के अवयव बताने होंगे। जी सर आपने बताया था, याद है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? 3 गुणे 3 को एक वर्ग अवयव बनाएंगे। तो पहला समीकरण हम ले लेते हैं और पहले समीकरण को हम पहले पंक्ति में लिख डालेंगे। तो पहला समीकरण क्या है सर? पहला समीकरण ये है सर 1 माइनस में 1 सर 2, क्योंकि x का गुणांक क्या है 1 और y का गुणांक है -1 और z का गुणांक क्या है 2। ठीक है, ठीक है सर। अभी दूसरे पंक्ति में आते हैं। तो सर जी 3 और y का गुणांक 4, z का गुणांक -5। 2 का सर x का गुणांक, तीसरे पंक्ति में x का गुणांक 2, y का गुणांक -1 और z का गुणांक 3। अब सर इसके बाद क्या करें? कुछ मत कीजिए भाई, जैसे जैसे प्रोसेस बताया गया तो वही करते जाइए। x, अब x में हमें 3 मान निकालने हैं। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे हम एक ऐसा अवयव ज्ञात करेंगे जो किसके होगा? जिसमें 3 पंक्तियाँ होगी, एक स्तंभ होगा। तो सर जी x y z, जिसमें हम क्या लिख देंगे? x y z। इसके बाद सर, इसके बाद बस आप एक b निकाल लीजिए। b भी क्या होगा? एक स्तंभ अवयव होगा, जैसे होता था। अब यहाँ पे 3 समीकरण के मान दिए हुए थे, यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो क्या क्या हो जाएंगे सर? हो जाएंगे यहाँ पे आपके 7 -5 और क्या है बच्चा? 12। 7 -5 और 12, 7 -5 और 12, 7 -5 और 12। ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगर आप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो फिर वही चीज़ें ए के सारणी का मान निकालिए। अब देखिए यहीं से थोड़ा सा बस ये 3 वाला, यही 3 वाला आता है, ये 2 वाला पेपर में नहीं आता, यही 8 नंबर का आएगा। तो ऐसे कट करेंगे सर, तो 12 और ये हो जाएगा प्लस में तो -5। सर जी -1 और -1 रहता है, माइनस रहता है और -1 आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सर जी इसको काटेंगे अगर आप तो 3 के 9 और 10, सर जी 9 और -10 तो +10 हो जाएगा। प्लस में सर जी 2, अब इसको अगर कट करते हैं तो सर जी -3 और 8, तो सर जी -3 -8। अगर आप इसको सॉल्व किया जाए सर तो ये हो जाएगा 7 × 12 तो 7 हो जाएगा। और इसको करें तो सर +19 और इसको करें सर 11 -22। सॉल्व करेंगे अगर सर जी तो ये 25 हो जाएगा। सर जी 3 आएगा। हमने बोला ठीक है, ए का मान कितना मिल गया? ए का मान हमको 3 मिल गया। अब हमें क्या निकालना होगा सर? हमें एडजेसेंट निकालना होगा, एडजेसेंट ऑफ ए, तभी ना हम ए इनवर्स ज्ञात कर पाएंगे। जी बच्चा आपने सही बोला। तो हम एडजेसेंट निकालेंगे। तो एडजेसेंट निकालना तो हम बहुत बार पीछे सीख चुके हैं। पीछे हम लोग को एडजेसेंट निकालना इसलिए सिखाया गया था और इतने इसीलिए प्रश्न दिए हुए थे, इतने प्रश्न, ताकि आप जल्दी से एडजेसेंट निकालना सीख जाए। तो सर इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए और 12 और ये प्लस हो जाएगा। तो सर जी 12 -5 अगर हम करते हैं, 12 -5 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो देखिए एडजेसेंट निकालने का 3 वाले में एक तरीका आपका, तो पहले पंक्ति का आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो 7 क्या, इसको आप देखिए जैसे निकालते तो वैसे नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, हमको करने दीजिए। तो 12 और -5, सर जी 7 और 7 किसमें? प्लस में। बहुत बढ़िया। अब दूसरा ले लीजिए, इसको लेंगे, कट करेंगे तो सर जी आ जाएगा 9 और 10, 9 और 10 तो ये हो जाएगा 19 और दूसरा तो माइनस में होता है तो सर जी -90। और अगर इसकी बात करें सर जी तो -11 और तीसरा तो प्लस में ही होता है तो -11 ही रहेगा। अब अगर बात की जाए इसके की 3 की, अब इस 3 से हम निकालेंगे। सर यहाँ पे कट कीजिए, यहाँ पे कट कीजिए, 3 × 1 = 3 तो -3 और -2 तो हो जाएगा सर जी -1। अब क्या ये माइनस में होता है? जी सर जी माइनस में होता है। तो -1 किस में बदल जाएगा? 1 में। अब 4 का लीजिए, 4 के सर आमने और सामने कट कीजिए, 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4 तो 4 - 3 सर जी -1 और 4 किस में होता है? प्लस में, तो ये -1 ही आ जाएगा। ठीक है सर। अब 5 का कीजिए, तो सर 5 के सामने सामने कट कीजिए, सर जी -1 और ये -2 तो ये सर हो जाएगा -1 2 और 2 तो सर ये 1 हो जाएगा। और क्या ये प्लस में होता है कि माइनस में? तो सर ये माइनस में होता है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, -1 लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? -1 -2 नहीं, ठीक है 1 होता है तो ये माइनस में हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
अब ये 2 है तो सर अब इस 2 का निकालेंगे तो ऐसे कट सर और ऐसे कट, -5 और 1 तो सर ये 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो सर जी यहाँ पे -3 आएगा, तो सर जी यहाँ पे -3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये प्लस में होता है। अब फिर 1 के सापेक्ष निकालेंगे सहखंड, तो इसके हिसाब से सर ऐसे कट करेंगे, -5 और ये हो जाएगा 6, तो -5 -6 -11, और क्योंकि सर ये तत्व माइनस में होता है तो +11 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब 3 के हिसाब से निकालेंगे तो सर ऐसे कट और ऐसे कट, 4 एकम 4 और ये -3, तो -3 प्लस हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा सर जी 7, क्योंकि ये तत्व किस में होता है, प्लस में होता है। तो अगर हम एडजेसेंट निकाल चुके हैं तो क्या हमारे लिए जो इनवर्स निकालना बहुत हार्ड है? नहीं सर जी, इनवर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, होता है सर जी 1/a एडजेसेंट ऑफ a। तो यहाँ से हम a इनवर्स डायरेक्ट निकाल लेते हैं बच्चा लोग। क्या आ जाएगा सर? हमारे पास 3 वैल्यू आई थी तो 1/3 और यहाँ पे आव्यूह का मान हो गया 7 -19 -11, 7 -19 -11, 1 -1 -3 11 और 7। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब हमें यहाँ पे तो a इनवर्स निकालना हमारा कोई लक्ष्य था नहीं, हमें निकालना है यहाँ पे x y z का मान। तो हमने पढ़ा था सर फॉर्मूला कि x इक्वल टू होता है a इनवर्स b। तो जैसे आप 2 पद वाले में करते थे वैसे इसमें भी कर दीजिए। तो x की वैल्यू सर x y और z बराबर में सर जी a इनवर्स का मान, सर जी a इनवर्स का मान 1/3 और फिर 7 -19 11 -1 -3 11 और 7 और इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपका b। तो b को कर दीजिए सर जी यहाँ पे, तो b हो जाएगा आपका 7 और -5 और ये 12। अब अगर आप लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? जैसे कि मल्टीप्लाई हम लोग 2 आव्यूह करते हैं, तो x y और z इक्वल टू में 1/3 और मल्टीप्लाई करके क्या आता है चलिए चेक करते हैं। इसको पंक्ति को उठाएंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 -5 और फिर ये -36 और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया -36, 7 7 जा ये 49 हो गया और ये हो गया आपका 12 12 24 बताइए 36 -36 -36 -5 -36 में -5 करेंगे। अगर -36 में एक बार फिर से चेक कर लें, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करें 12 12 24 बताइए 36। ठीक है सर, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, ठीक है सर, यहाँ तक ठीक। अगर हम लोग आ रहे हैं तो -5 -41 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -41 और ये 49, तो यहाँ बचेगा कितना 8। चलिए ठीक है, इसको उठाइए, तो 19 का सर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70 और फिर 63, तो हो जाएगा 70 133। सर ये -133 हो गया और ये 5 + 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर 110 121 121 + 5 121 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों 126 और 126 और 133 माइनस हो जाएगा, तो 126 और माइनस में है 133। अगर इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 7 यहाँ पे हो गया 4 और सॉरी कहीं गलती हो रही है क्या, 5 + 132 5 + अच्छा 5 + 132 ना, सॉरी यहाँ पे 132, हाँ 12 था ना, तो 132, तो यहाँ पे 132 अच्छा 12 था ना बच्चों, 12 का 11 मल्टीप्लाई किया तो 132 ना, तो यहाँ पे 126 से क्या होगा, ये तो 133 और ये 132, ये -133 कहाँ गया, हाँ -133 और ये 137, 5 जोड़ेंगे तो 132 5 137, तो यहाँ पे सर जी 4 आ जाएगा। चलिए 4 लिख लीजिए, देख लीजिए एक बार, हाँ सर जी 4 ही आएगा। अब अगर बात की जाए फिर से, तो फिर से सर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग तो 77 + 5 77 + 5 सर जी 82 और 82 और 7 का इसमें करेंगे तो सर जी 84, तो इसको करने पर सर जी आगे आपका 77 था वहाँ पे था तो 12। चलिए आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे चीज़ें क्या आ जाएंगी सर, अब ये डिवाइड होगा, डिवाइड कर दीजिए तो 1/1 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है बच्चों, और देख लेते हैं हम लोग कहीं कुछ डिवाइड होने पे लेकिन सर कट नहीं रहा है क्या, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ है क्या, 7 जोड़ेंगे तो 26, अच्छा सर यहीं पे गलत हुआ इसलिए नहीं कट रहा है, क्योंकि कट जाता है, मैंने इसलिए बता रहा हूँ कट जाता है, क्योंकि आप हम देखिए कैसे चेक कर लिए सर, क्योंकि ध्यान ये रखना है बच्चों कि कभी भी जो इस सारणी का मान आएगा
कभी भी जो एक्स वाई का मान आएगा वो 95% केस में आप पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिएगा। 99% केस में जो बच्चों आएगा 1 2 3 आएगा। कोई बाहर का भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या आएगा 1 2 3 ही आएगा। और वही चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने का नहीं मिल रहा था, किसी का ही मान 1 2 3 आएगा, चाहे वाई का 2 आए चाहे किसी का 2 आए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर वाई को करेंगे तो 1 आ जाएगा और जेड को करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की मान क्या होगा सामने, क्योंकि बच्चों सामने एक दूसरे अगर वैल्यू बराबर है तो उनके समान तत्व तो बराबर होते हैं, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 आंसर बच्चों। और यही आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न था बच्चों। ऐसे ही आपको सारे प्रश्न दिए होंगे, आप कर लीजिएगा। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। सारे प्रश्न आपको होमवर्क है, आप लोग पक्का बच्चों कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।